नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। सत्य हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रथम चरण के चुनाव के बाद ये एक जांच करने का विषय हो गया। दावे प्रति दावे आने लगे कि कौन आगे है। तो इसमें एक आकलन ये था कि अगर भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव हिंदुत्व के रास्ते पर चल पड़ती है तो इसका मतलब है कि उन्होंने पहले चरण में अपनी हार को मान लिया है। और इस हिसाब से सबकी नज़र थी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष प्रचारक नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाषा कैसी रहती है, कैसी रहने वाली है। अब प्रथम चरण के चुनाव प्रचार खत्म होते ही जिस तरीके से हिंदुत्व और इसके अलावा अल्पसंख्यक पर हमला करने की नीति पर चलते हुए भाषण सामने आने लगे हैं। पहले तो खूब नाम लिया गया श्री राम का, हिंदुत्व का, राम मंदिर का, फिर मछली मुर्गा मांस भी चला, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन इससे वो बात पैदा नहीं हो रही थी जिससे विभाजन की पॉलिटिक्स को, ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी बात छेड़ दी है जिसने पूरे सियासी फिजा में एक उबाल पैदा कर दिया है। हालांकि इसकी प्रतिक्रिया देने में इंडिया गठबंधन बहुत अलर्ट है। पहले तो ये समझिए कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा क्या, कौन सी ऐसी बात नहीं ले आए। नई बात तो उनके पास वैसे भी है नहीं, पुरानी ही बातें लगातार बोल रहे हैं। अब उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को फिर से याद किया। कहा कि उनके समय में अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों नहीं, वो तो मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के बारे में कहा गया कि देश के संसाधन पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो पिछली सरकार थी उनकी ये सोच थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये सोच थी, अगर ये फिर से सत्ता में आएंगे तो सारी संपत्ति इकट्ठा करके उन्हीं लोगों के बीच बांट देंगे जो घुसपैठिया हैं। क्या आपको मंजूर होगा कि आपकी संपत्ति को इकट्ठा करके आप घुसपैठियों को बांटने देंगे? जाहिर है उपस्थित भीड़ कैसे हाँ में जवाब देगी, वो ना में ही बोलेगी। हालांकि आधे लोग ही उनको जवाब दे रहे थे। फिर वो आगे डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात को याद करते हुए दोहराते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि वो ये सारी चीज़ें इकट्ठा करेंगे। महिलाओं के पास में क्या मंगलसूत्र है, जेवर है, सब जानकारी ले लेंगे और सरकार आएगी तो वो उसको उन्हीं लोगों के बीच बांट देंगे। अब समझिए नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं, कहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं, अब तक बीजेपी और नरेंद्र मोदी ये कहते रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का भाषण मुसलमानों पर देश की संसाधनों का पहला हक है, इतना बोलते रहे, इस तक सीमित थे। लेकिन अब एक नई बात जोड़ रहे हैं और उसका संबंध अगर देखा जाए तो घुमा फिरा करके राहुल गांधी की उस बात से है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देश की जनसंख्या का सर्वे होना चाहिए कि कौन जाति कितनी है और उसके हिसाब से अमीर गरीब सबका पता लगाया जाना चाहिए। ये जो बात कह रहे हैं, इस बात को एक ट्विस्ट देने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है, एक राजनीति की है उन्होंने, और उन्होंने ये संदेश देने का प्रयास किया है मानो राहुल गांधी और कांग्रेस इस देश की संपत्ति को उठा करके घुसपैठियों को देने वाले हैं, मुसलमानों को देने वाले हैं। इस विमर्श को शुरू करने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर
बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। पवन खेड़ा ने बयान जारी करके कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी मुसलमान शब्द का जिक्र दिखला दें, और कांग्रेस ने न्याय की बात की है। बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी। लेकिन लगातार जब एक ही बात कही जाएगी, और ये सिर्फ शीर्ष नेतृत्व पर क्रिया प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं है, ये जो पूरा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में नरेंद्र मोदी और आरएसएस जो निर्देश ऊपर से नीचे देते हैं, और उन निर्देशों को सब अपना नमक मिर्च मसाला लगाते हुए एक उद्देश्य के साथ में प्रसारित करते हैं। इसका दूसरा हिस्सा ये होता है कि जो नैरेटिव सेट करना होता है, उस बारे में मीडिया पूरे जी जान से लग जाता है। जो पोषित मीडिया है वो जी जान से लग जाता है, और वो प्रतिक्रियाएं इकट्ठी करने लगता है। जाहिर बात है कि प्रतिक्रियाएं विभिन्न किस्म की होती हैं। उन प्रतिक्रियाओं को आमने सामने रखते हैं, फिर पैनल बिछता है, पैनल में भी विषय रखा जाता है। विषय वही होता है जो नरेंद्र मोदी और आरएसएस चाहते हैं, और उस विषय पर बात करते हैं, और पूरे माहौल को उस विषय के इर्द गिर्द पक्ष और विपक्ष में बनाने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से अब जो 21 अप्रैल के बाद का समय आने वाला है, अब डिबेट में, खबरों में, प्रतिक्रियाओं में यही बात रहने वाली है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, तो संपत्ति को इकट्ठा करके मुसलमानों को बांट दिया जाएगा, घुसपैठियों को बांट दिया जाएगा। बताइए आप इससे सहमत हैं कि नहीं? इसी अंदाज में बात होगी। क्या मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, ये कहेंगे ऐसा कहा था, वो कहेंगे वैसा कहा था, और मूल मुद्दे से बातचीत भटक जाएगी। मूल मुद्दा क्या है जिस पर पूरा इंडिया गठबंधन अड़ा हुआ है? रांची में जो रैली हुई उसका प्रमाण है। सबने महंगाई, बेरोजगारी, गैस सिलेंडर, तेल, पेट्रोल, इन सब के महंगा होने की बात की, रोजगार बनाने की बात की, रोजगार के मोर्चे पर सरकार की विफलताओं की बात की, और इंडिया गठबंधन के आने पर रोजगार देने की बात की। यानी मुद्दों पर वो स्थिर रहे। अब एक तरफ इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, नेताओं के बयान है, जहां मुद्दों पर बात हो रही है, जनता से जुड़े मुद्दों पर, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में किन विषयों पर बात हो रही है? उन पर राम मंदिर पर बात हो रही है, उन पर हिंदू मुसलमान पर बात हो रही है, उन पर मनमोहन सिंह और सनातन, और कभी मुर्गा कभी मछली, इस पर बात हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी या अमित शाह के भाषणों में कहीं भी आप रोजगार की बात नहीं सुनेंगे, महंगाई की बात नहीं सुनेंगे, कोई गारंटी इस बारे में नहीं दी जा रही है कि उद्योग धंधे खड़े होंगे, इन सब बातों को नहीं सुनेंगे। ये स्पष्ट एक बन गया है। चूंकि 2024 के चुनाव में कोई पुलवामा जैसा इफेक्ट नहीं है, कोई राष्ट्रवाद का मसाला लगाने का अवसर उपलब्ध नहीं है, तो अब एक अलग किस्म से भी बातें नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ताकि उससे राष्ट्रवाद की ध्वनि पैदा हो। और वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ, मेरी सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो रहा है, विदेश की शक्तियां षड्यंत्र कर रही हैं। अब ये जब विदेश की शक्तियां अगर हमारे चुनाव में आ जाएंगी तो राष्ट्रवाद पैदा होगा। हम एक भी कहा जाएगा कि आप अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर से चिंतित नहीं हैं, आपको क्या इस पर चिंता नहीं करनी चाहिए? हम भी बोलेंगे हम भी अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। तो इस तरीके से पूरे चुनाव में विदेशी शक्तियां बनाम
नरेंद्र मोदी चुनाव हो जाए, ये कोशिश भी हो रही है। और अंदर में जो कोई भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ सियासत करता दिखेगा उसका संबंध विदेशी शक्तियों से जोड़ दिया जाएगा और उनको गद्दार घोषित करने की कोशिश की जाएगी। यही राजनीति फिर से पैदा करने की कोशिश हो रही है। ये राजनीति पहले से की जाती रही है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हो गई है। राजस्थान में बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है भारतीय जनता पार्टी का, और बिहार की 4 लोकसभा सीटों में भी 3 पर उनके पसीने छूटे हुए हैं। बाकी महाराष्ट्र में सभी 5 सीटों पर, आपको मध्य प्रदेश में सभी 6 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उन सब जगह जो कड़े टक्कर की बात कही जा रही है। बीजेपी देख रही कि उनका पोजीशन जो 102 सीटों में 40 सीटों का था वो 20 से 25 के बीच स्थिर होता दिख रहा है। हर जगह से चुनाव में हार की आशंकाएं हैं। उसमें उत्तराखंड भी शामिल है जहां 5 लोकसभा की सीटों पर चुनाव हुए। पश्चिम बंगाल भी शामिल है जहां चल रहा है त्रिकोणीय संघर्ष, ममता बनर्जी एनडीए और लेफ्ट प्लस कांग्रेस के बीच। ये सारी चीज़ें हैं। पश्चिम बंगाल में वोट प्रतिशत पिछली बार से कम हुआ है। इस बार वोट प्रतिशत सब जगह गिरा है, और वोट प्रतिशत गिरने का मतलब इन दिनों जो लगाया जा रहा है वो यही है कि वोट प्रतिशत जो गिर रहा है वो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान वाले जो वोटर हैं उनमें उत्साह ठंडा हुआ है। और इसके कई कारण हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे चुनाव को मोदी सेंट्रिक कर दिया है। अब या तो आप चुनाव में नरेंद्र मोदी के साथ हैं या नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में भी नेता अब अपनी भूमिकाएं सीमित समझने लगे हैं कि अब मोदी मैजिक है तो उसी से जीत लें। और सच ये है कि मोदी मैजिक नहीं है। इस बात को नवनीत राणा भी कह चुकी हैं। इस बात को पहले चरण के वोटिंग खत्म होने के बाद जो वैसे पत्रकार जो अक्सर सत्ता के पक्ष में बोलते हैं वो भी कबूल करने लगे हैं कि कोई मोदी मैजिक नहीं है, कोई पुलवामा लहर नहीं है और बीजेपी के लोगों में उत्साह नहीं है। ये सारे कारण बता रहे हैं कि वोटिंग गिरना, कम होना भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटने के संकेत हैं। इससे बेचैनी पैदा हो गई है। अब उग्र भाषा, हमला और विभाजनकारी नीति की ऐसा हमला करो ताकि मामला हिंदू मुसलमान हो जाए, पूरा चुनाव बदल जाए। इस कोशिश में स्वयं नरेंद्र मोदी लग गए हैं। आश्चर्य है कि चुनाव आयोग सो रहा है। चुनाव आयोग जाग से रहा है जहां विपक्ष का मामला आता है। शिवसेना को नोटिस दी जाती है कि आप अपने थीम सॉन्ग में जय भवानी मत लिखिए, लेकिन जय श्री राम के नाम पर जो हम राम को लाएं उनको हम लाएंगे बोलकर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा करके जिस तरीके से वोट मांगे जा रहे हैं, जिस तरीके से स्वयं नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। बहरहाल ये पूरा मसला चुनावी नज़रिए से, राजनीतिक नज़रिए से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के डर का मामला है। चुनाव में हार का डर, हार के बाद क्या होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे घोटालों में जब बीजेपी के लोग फंसेंगे तब क्या होगा, जांच होगी तब क्या होगा, ये सब डर अभी से सताने लगा है। लिहाजा चुनाव को हर हाल में अपनी ओर करने के लिए नरेंद्र मोदी पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं, भले ही इसके लिए देश का बंटाधार ही क्यों न करना पड़े। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।